इंस्पायर्ड लेगेसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दृष्टि आज के द्वारा जब पेड टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसके हमने टेस्ट नंबर 10 शुरू कर दिया है। हमने इसके पहले पार्ट में 35 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 36 से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में कहता है कि जिला योजना समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जिला योजना समिति, पहला कथन लिखा गया है कि इसके 2/3 सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ये बात यहीं पे गलत हो जाती है। 2/3 न हो करके ये 4/5 सदस्यों के संबंध में ये बात अगर होती तो ये सही होती, इसलिए ये बात गलत है। दूसरा लिखा गया है कि पंचायत के सदस्य जिले में नगर पालिकाओं की तुलना में दोगुना संख्या में होते हैं। नहीं, ये पंचायतों के सदस्य जो है जिले में नगर पालिकाओं के अनुपात में ही होते हैं, न कि दोगुनी संख्या में होते हैं, इसलिए ये भी बात गलत है। लिखा गया है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा स्थापित किया गया था। यह 73वें न होकर के ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए ये भी बात गलत है। तो इनमें से कौन सी बात सही है? इसमें से कोई भी बात सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की खनन गतिविधियों के संबंध में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि खनन गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, जो खनन की विधियाँ होती हैं उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो खनन की 2 विधियाँ होती हैं। एक होती है धरातलीय, एक होती है भूमिगत खनन, ठीक है। धरातलीय खनन के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें जो है विस्तृत खनन किया जाता है। यह खनिजों के खनन का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। इस विधि में जो है सुरक्षात्मक जो पूर्वाउपाय होते हैं, सावधानियाँ और उपकरणों उनसे संबंधित अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक है। और यहाँ पर पहला कथन क्या लिखा गया है? पूर्वोपायों खनन में निर्गत आउटपुट शीघ्र और अधिक और दोनों होता है। यहाँ पर लिखा गया है अधिक, जबकि क्या मैंने आपको बताया कि धरातलीय खनन के अंतर्गत जो है सुरक्षात्मक पूर्वोपायों और सावधानियों और उपकरणों जैसी अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक है। उत्पादक शीघ्र और अधिक होता है। पूर्वोपायों खनन में निर्गत और शीघ्र और अधिक दोनों होता है। ये मैंने आपको अभी शुरुआत में ही बता दिया है कि जो धरातलीय खनन होता है इसको एक विवृत खनन भी कहा जाता है और खनिजों के खनन का सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका होता है। और यह जो है इसके अंतर्गत जो है उत्पादक शीघ्र और अधिक होता है, इसलिए पहला कथन तो सही है, ठीक है। दूसरा लिखा गया है कि खनन की विवृत विधि, मैंने बताया कि खनन की विवृत विधि इसी को कहा जाता है, धरातलीय खनन को ही, ठीक है। तो खनिजों के खनन की सबसे सस्ती विधि है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस संदर्भ में दोनों बातें सही हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। और एक जो दूसरा मैंने आपको बताया कि जो अयस्क के खनन की सबसे दूसरी विधि है उसमें जो होता है इसके अंतर्गत जो है अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है और भूमिगत अथवा कूप की खनन विधि द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। इसमें खनन का तरीका जो है बहुत जोखिम भरा होता है, क्योंकि जहरीली गैसें, आग, बाढ़, अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होने का भय रहता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 38 में लिखा गया है कि विश्व क्षय रोग यानी तपेदिक या टीबी रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में पूछा गया सवाल है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बात सही है, ठीक है। पहला लिखा गया भारत में विश्व स्तर पर सभी टीबी रोगियों का लगभग आधा हिस्सा है। ये आधा हिस्सा ना होकर के सभी विश्व के संदर्भ में भारत में जो है 28% टीबी के रोगी मौजूद हैं, ठीक है, इसलिए ये बात गलत हो जाती है। दूसरा लिखा गया है कि टीबी एक उपचार योग्य बीमारी है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। बीसीजी का टीका तो इसी के लिए तो लगाया जाता है, इसलिए ये बात तो गलत हो जाती है। बीसीजी का टीका जो है टीबी के जो मरीज़ हैं उसके संबंध में लगाया जाता है कि जब अगर कभी किसी को रोग होने की संभावना हो तो बीसीजी का टीका जो पहले लगा लिया होता है तो उससे उसको ग्रसित होने की संभावना नगण्य होती है, ठीक है, इसलिए ये बात भी गलत हो जाती है। यह रिपोर्ट WHO द्वारा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये बात तो सही है। तो केवल तीसरा कथन ही सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि RBI की चल निधि समायोजन सुविधा LAF यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहले लिखा गया है कि यह वर्ष 1998 में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों पर नरसिम्हन समिति का परिणाम थे, ये बात तो बिल्कुल सही है। और दूसरा लिखा गया है कि इंटर बैंकिंग लेन देन के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट सुविधाएं LAF का हिस्सा हैं, ये भी बात सही है। पहली बात तो जान लेते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट जो होता है जब RBI जो है जो बैंक होते हैं, अदर बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, उनको जिस रेट पर जो है लोन प्रोवाइड कराता है, पैसे उपलब्ध करवाता है, उसको जो है
जिस रेट पे उपलब्ध कराता है उसको रेपो रेट कहा जाता है। इसी का जब रिवर्स हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, तो उसी को जो है रिवर्स रेपो रेट कह दिया जाता है। ठीक है। अब एलएएफ की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इसके द्वारा जो है आरबीआई एक तरीके का मौद्रिक नीति का एक उपकरण है, जिसके माध्यम से जो है यह बैंकिंग प्रणाली में तरलता को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। यानी अगर मार्केट में तरलता यानी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम, अवशोषित करने का काम, और उसके बदले में, और मान लो कभी लिक्विडिटी की कमी पड़ गई तो लिक्विडिटी को बढ़ाने का काम जो है एलएएफ के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए आप दोनों बातें सही हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। ठीक है। इसके संदर्भ में पूछा गया है। इस पहली बात, इसका गठन जो है नालसा एक्ट 1987 के द्वारा किया गया था, यानी ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है। इसका गठन जो है संसद में कानून पास करके किया गया है। इसके संदर्भ में पूछा गया है कि पहला कथन कहता है कि यह सभी नागरिकों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। ये सभी नागरिकों को नहीं, जो पात्र नागरिक हैं उनके संबंध में मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं ये प्रदान करता है। और वे पात्र कौन से हो सकते हैं? जैसे महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य हो गए, औद्योगिक जो कामगार हो गए, मानसिक रूप से बीमार अगर कोई व्यक्ति है, दिव्यांग है। ठीक है। और हिरासत में कोई व्यक्ति लिया गया है उसके संबंध में। ठीक है। जो भिखारी हो गया, मानव तस्करी का शिकार कोई व्यक्ति हो गया। ठीक है। वरिष्ठ नागरिक हो गया, ये जो है पात्र व्यक्ति हैं, उनके संबंध में ये जो है मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। इसलिए ये बात गलत हो जाती है। दूसरा लिखा गया कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश नालसा के मुख्य संरक्षक होते हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश न होकर के ये उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो नालसा के मुख्य संरक्षक होते हैं, न कि वरिष्ठ। ठीक है। इसलिए ये भी बात गलत हो जाती है। तो दोनों बातें गलत हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक विदेशी मुद्रा भंडार के गिरने के लिए उत्तरदायी हैं? ठीक है। ये विदेशी मुद्रा भंडार का आशय वे है जो केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से होता है, जिसमें बॉन्ड हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, अन्य जो सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो जो है विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार जो है अमेरिकी डॉलर में रखा जाता है। ठीक है। अब उसी के संबंध में ये पूछा गया है कि विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा की जो परिसंपत्तियाँ होती हैं उनको शामिल किया जाता है। स्वर्ण भंडार को शामिल किया जाता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार जो आईएमएफ के पास जो है आईएमएफ के द्वारा जो है जारी किया जाता है। ठीक है। और आईएमएफ के पास जो ट्रेंच होता है, जो रिजर्व ट्रेंच होता है, इन चारों चीज़ों को जो है विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उसी के संबंध में पहला सब पूछा गया है कि केंद्रीय बैंक जो है डॉलर की बिक्री करते अगर हैं तो विदेशी मुद्रा भंडार गिरेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व मौद्रिक नीति को सख्त करता है। अगर मौद्रिक नीति को सख्त करता है अमेरिकन फेडरल रिजर्व, तो इससे संबंध में क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वे अपने जो है इन्वेस्ट को बाहर निकालेंगे, यानी अपने पैसे को वो निकाल करके यूएसए में ले जाएंगे, अदर कंट्री में ले जाएंगे। ठीक है। इसलिए ये भी बात बिल्कुल सही है। तो विदेशी मुद्रा भंडार गिरेगा। अमेरिकी डॉलर का मूल्य ह्रास नहीं, इससे अगर अमेरिकी डॉलर का मूल्य ह्रास होता है तो इससे विदेशी मुद्रा भंडार में जो है बढ़ोतरी होगी, ना कि गिरावट होगी। ठीक है। इसलिए ये बात गलत हो जाती है। और सोने की कीमतों में गिरावट, और सोने की कीमतों में भी अगर गिरावट होती है तो इसे विदेशी मुद्रा भंडार में भी गिरावट होगी। ठीक है। इसलिए ये भी बात सही, पहला, दूसरा, चौथा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि पंचम क्रियाकलाप के संदर्भ में बताइए इनमें से कौन सी बातें सही हैं। पहला लिखा गया है कि इनमें ऐसी सेवाएं शामिल हैं जो नए या मौजूदा विचारों के निर्माण, पुनः व्यवस्था और व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और थोड़ी और बात जान लेते हैं इसके संबंध में। इनमें जो है ज्ञान आधारित उद्योगों जो सामान्यतः चतुर्थ क्रियाकलाप से जुड़ी होती हैं में सूक्ष्म अंतर भी होता है। ठीक है। और इस प्रकार नीतिज्ञ और शीर्ष जो नौकरशाह होते हैं वो पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। और दूसरा लिखा है कि सरकार में शीर्ष नौकरशाह पंचम क्रियाकलाप से संबंधित होते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी, ये भी बात सही है। पंचम क्रियाकलाप को अक्सर प्लेटिनम कॉलर व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। ये प्लेटिनम कॉलर व्यवसाय ना होकर के ये गोल्ड कॉलर जो व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो इसलिए ये बात गलत हो जाती है।
तो पहला और दूसरा ही केवल सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। यहाँ पे मंत्रिमंडलीय समितियों यानी कैबिनेट कमेटी के संदर्भ में पूछा गया है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। पहला लिखा गया संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। संविधान में कैबिनेट कमेटी के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं है। ये प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित की जाती हैं, ये भी बात सही है। और गैर कैबिनेट मंत्रियों को इनकी सदस्यता से वंचित कर दिया जाता है, ना, ये बात गलत है। गैर कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी कैबिनेट कमेटी का हिस्सा बनाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए सी वाला कथन गलत है और हमें बताना था, यही बताना था कि कौन सी बात गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। थोड़ी सी और बातें जाते हैं कैबिनेट कमेटी के बारे में। कैबिनेट कमेटी जो है अपने प्रादुर्भाव में ये समितियाँ गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ये इनका उल्लेख जो संविधान में नहीं किया गया है। हालांकि इनके कार्य नियमों में इनकी स्थापना के लिए संविधान में उल्लेख है, लेकिन विशेष तौर पर कैबिनेट कमेटी के संदर्भ में कोई ऐसी व्याख्या और विशेष तौर पर नहीं की गई है, ठीक है। और ये समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक अस्थायी होती हैं और एक तदर्थ कमेटियाँ। जो अस्थायी समितियां होती हैं ये अस्थायी प्रकृति की होती हैं, ठीक है। और जो तदर्थ कमेटियां होती हैं ये अस्थायी प्रकृति की होती हैं और इन समितियों का गठन समय समय पर विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है और प्रयोजन के पूरा होते ही इन्हें विघटित कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के संदर्भ में पूछा गया है कि इसमें से कौन सी बातें सही हैं। पहला लिखा गया कि अरोमा फसलें सूखा और कीट प्रतिरोधी होती हैं। पहली बात तो ये जान लेते हैं कि अरोमा होता क्या है। अरोमा जो होता है, लेवेंडर की जो खेती होती है उन्हीं को अरोमा फसलें भी बोला जाता है, ठीक है। उन्हीं के संदर्भ में जो है एक अरोमा मिशन भी चलाया गया था, या लेवेंडर मिशन भी बोलते हैं इनको, ठीक है। जो CSIR यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा ये जो है इस मिशन की शुरुआत की गई थी। तो पहले वाली बात तो बिल्कुल सही है, ये सूखा और कीट प्रतिरोधी होती हैं। दूसरा लिखा गया है कि ये अरोमा फसलें अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक उगती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। थोड़ी सी और बातें जानते हैं। अरोमा मिशन जो होता है ये भारत के किसानों, इसका लक्ष्य जो अगर हम बात करें, इसका प्रमुख लक्ष्य ये है कि किसान, उद्योग और समाज जो हैं ये उन CSI के अंतिम ग्राहकों तक पहुंच आसान बनाने के लिए जो है इस मिशन की शुरुआत की गई थी। CSIR ने शुरुआत की थी कि जो है उत्पादों के क्षेत्र में अवसरों का एक केंद्र निर्मित किया जाए, जिससे इस व्यवसाय का निर्माण किया जाए और ग्रामीण जो विकास है और उनकी जीवन गुणवत्ता में भी सुधार किया जाए। इन सभी को पर्यावरण के नुकसान से बचाए रखने के लिए भी इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। एरोमा जो मिशन चालू किया गया है, यानी जो एरोमा फसलें होती हैं एक तरीके का सुगंधित पदार्थ होता है, यानी सुगंधित एक पुष्प होता है जिसके द्वारा जो है ऑयल को निकाला जाता है, ठीक है। और घरेलू सुगंध उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश आवश्यक तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और आयात के कारण विदेशी मुद्रा की निकासी को कम करना इसका एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर पूर्वी राज्यों में सुगंधित फसलों को पेश करने के लिए कार्य किया जा रहा है, क्योंकि वे इन क्षेत्रों में जलवायु में सबसे अच्छी तरह से विकसित हो सकती हैं। क्योंकि हमने अभी दूसरे कथन में ही पढ़ा है, ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काफ़ी अच्छे रूप में जो है विकसित होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया पहला कथन कि भूमध्य रेखीय देशों को सूर्य के प्रकाश की सर्वाधिक तीव्रता प्राप्त होती है। ये भूमध्य रेखीय देशों के संदर्भ में ये बात गलत है। ये उष्णकटिबंधीय देश हैं, उनको जो है प्रकाश की तीव्रता सबसे तीव्र होती है, सिर्फ तीव्र रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। इसलिए ये बात गलत हो जाती है। सोलर फोटोवोल्टिक तकनीक टरबाइन रहित तकनीक होती है। अब आपको बताना है कि ये कथन गलत है या सही है। तो केवल यही कथन सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा और जानते हैं। जो सौर ऊर्जा होती है और अक्षय विश्वसनीय एक प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। इसका उपयोग वाटर हीटर, विद्युत उत्पादन उपकरणों में, एयर कंडीशनिंग में, मत्स्य पालन के विकास, जल एवं जो है कूलिंग के विविध उपयोगों के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। और जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, इनका जो है तकनीक टरबाइन जैसे किसी गतिमान हिस्से को शामिल किए बिना
सौर विकिरण को विद्युत में बदलने में सक्षम बनाती है। भारत में विभिन्न सौर ऊर्जा कार्यक्रम लागू किए गए हैं। ऐसे ही एक उदाहरण है, जैसे पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन डेल्टा है, वहाँ पर सागर द्वीप पर जो है ग्रामीण ऊर्जा सहकारी एक समिति का भी निर्माण किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा गया है कि हाल ही खबरों में रही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन 1267 समिति किससे संबंधित है? यह विश्व पर आतंकवादियों के सूचीयन और असूचीयन से संबंधित है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पहला कथन किया कि इसका गठन 1999 में के अधिनियम द्वारा किया गया था। नहीं, 2008 का जो मुंबई अटैक हुआ था उसी के संदर्भ में जो है, उसी को ध्यान में रखते हुए 2008 के एक्ट द्वारा इसका गठन किया गया था, इसलिए ये बात गलत है। और यहाँ पे बताना है कि कौन सी बात सही नहीं है। ठीक है, पहला लिखा गया है, दूसरा लिखा गया है कि सीबीआई की तरह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नहीं, ये इससे पूरी तरह से स्वतंत्र है। आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने के लिए इसे राज्य सरकारों से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। नहीं, इसे किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। वो जब चाहे जो है संबंधित राज्य में जाकर के किसी भी तरीके की शिकायत मिलने पर वहाँ जाकर के वो जांच कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये भी बात गलत है। तो तीनों की तीनों बातें गलत हैं, तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है कि उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में बताना है कि कौन सी बात सही है। पहला लिखा गया है कि उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनन्य नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा लिखा गया है कि इसका केवल सिविल मामलों में ही अपीली क्षेत्राधिकार है। नहीं, आपराधिक मामलों में भी इसका अपीली क्षेत्राधिकार है, इसलिए ये बात गलत हो जाती है। एक उच्च न्यायालय के पास सैन्य अदालतों में अधीक्षण की शक्ति होती है। नहीं, सैन्य न्यायालयों और अधिकरणों को छोड़ करके, न्यायाधिकरणों को छोड़ करके ही केवल जो उच्च न्यायालय होता है उसके पास अधीक्षण की शक्ति होती है, इसलिए ये भी बात गलत है। ठीक है, तो केवल एक ही कथन सही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। यहाँ पर रिफाइनरीज का नाम दिया गया है और उससे संबंधित राज्यों का नाम लिखा गया है और बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। पहला लिखा गया है नूनमती रिफाइनरी, पश्चिम बंगाल। नहीं, ये असम में है। नूनमती ऑयल रिफाइनरी असम में है, इसलिए पहला कथन तो गलत है। कोयली गुजरात, बिल्कुल सही है। नुमालीगढ़ आसाम, ये भी सही है। पनागुंडी तमिलनाडु, ये भी सही है। तो 3 युग्म सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। पीआईएल के संदर्भ में पूछा गया है जनहित याचिका। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट, पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सी बात सही है। पहला लिखा गया है कि इसे एक निजी पक्ष के खिलाफ दायर नहीं किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। जनहित याचिका राष्ट्रीय सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा एक्ट 1987 के तहत प्रदान की गई है। नहीं, जनहित याचिका की शुरुआत जो है जो जुडिशियल एक्टिविज्म है यानी न्यायिक सक्रियता है, उसी का एक बाई प्रोडक्ट है, उसी का एक उत्पाद है। ठीक है, 1980 के दशक में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे पहले पेश किया गया था जनहित याचिका। तो केवल एक ही कथन सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, जनहित याचिका के बारे में थोड़ा सा और अगर हम जानें तो पीआईएल की अवधारणा का जन्म जो 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे पहले अप्रतिनिधित्व समूहों और उनके हितों के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। बाद में जो है 1980 के दशक में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती द्वारा जो है जनहित याचिका की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, पी.एन. भगवती, ठीक, और एक थे वी.आर. कृष्णा अय्यर। ये 2 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने मिलकर के पीआईएल के संदर्भ में पहली बार शुरुआत करी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। ओडिसी नृत्य के संबंध में पूछा गया है, अब बताना है कौन सी बातें सही हैं। पहला है इसे सचल मूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। हाँ, ये बात सही है। उदयगिरी खंडागिरी की गुफाएं ओडिसी नृत्य के शुरुआती साक्ष्य को दर्शाती हैं। दोनों बातें सही हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। यहाँ पर देशों का नाम दिया गया है और वहाँ पर मौजूद लोहा और इस्पात उद्योग केंद्रों के संबंध में जो है लिखा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। पहला है यूनाइटेड किंगडम, बर्मिंघम और शेफील्ड। हाँ, ये बात सही है। जर्मनी,
में लिपेट्स और तुला उद्योग केंद्र स्थित है, सही है। फ्रांस में ली क्यूसो सेंट इटियन, ये भी सही है। रूस क्रीबोई रॉग और दोनेस्क, ये बात ये गलत हो जाती है क्योंकि अभी आप जो रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, उसमें जो है डोनेस्क और लुहांस्क वाला रीजन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। डोनेस्क जो है ये यूक्रेन का पार्ट है, तो उसके संबंध में इसलिए यहाँ पर ये बात गलत हो जाती है, ठीक है। ये यूक्रेन में है, क्रिबोई रॉग और डोनेस्क की यूक्रेन में है, ना कि रशिया में है। यूक्रेन में यहाँ पे लिखा गया है डोरमुंड डुसुलडोरफ, ये कहाँ पर है? तो यहाँ पर ये जो दूसरा वाला कथन है ये जर्मनी में है, ठीक है, ना कि यूक्रेन में है, तो ये भी बात गलत हो जाती है। तो केवल पहला, दूसरा, तीसरा ही सही है, तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। बेरियम तत्व के संबंध में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बात सही है। बेरियम तत्व के संबंध में अगर हम आपको बताएं तो प्रकृति में यह हमेशा अन्य तत्वों के साथ संयुक्त रूप में पाया जाता है, यही सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। थोड़ा सा और जानते हैं बेरियम तत्व के। बेरियम जो होता है वो शीशे से थोड़ा सख्त होता है, जो ताज़ा काटे जाने पर चांदी जैसी सफ़ेद चमक होती है, और हवा के संपर्क में आने पर इसका आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है, और यहाँ पर लिखा है अपचयित हो जाता है, इसलिए एक बात गलत है, ठीक है। और भंडारण के दौरान ऑक्सीजन में इसको सुरक्षित रखा जा सकता है, और प्रकृति में यह सदैव अन्य तत्वों के साथ संयुक्त रूप से पाया जाता है, ये सी ही सही है इसका। और यह बहुत हल्का होता है, यहाँ पे लिखा गया बहुत भारी तत्व है, ये बहुत हल्का होता है और इसका घनत्व लोहे के घनत्व से आधा होता है, यहाँ पे लिखा गया 2 गुना, इसलिए ये बात गलत हो जाती है, ठीक है। तो सी केवल इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, तो इसके संबंध में बताना है कि कौन सी बातें सही हैं। पहला है, यह प्रावधान 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत भारत के संविधान में जोड़ा गया था, हाँ ये बात सही है। उनके वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित नहीं होते हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होते हैं, ठीक है, इसलिए ये बात यहीं पे गलत हो जाती है, तो केवल एक ही बात सही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। लिखा है ऋतु प्रवास शिकार और समुदायों को एकत्रित करने की एक विशेषता है, ये बात गलत है, क्योंकि गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चरागाह की ओर एवं शीत ऋतु में पर्वतीय भाग से मैदानी चरागाहों की ओर प्रवास करते हैं। इनकी इस विधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में जो है गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भुटिया लोगों के समूह जो है गर्मी के मौसम में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं, और शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। यहाँ पर समुदायों को एकत्रित करने की विशेषता, इसलिए बात गलत है। वाणिज्यिक पशुधन पालन एक विशेष गतिविधि है जिसमें एक प्रकार के पशु का पालन किया जाता है, ये बात सही है, तो केवल एक ही कथन सही है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया हाल ही में आरबीआई द्वारा प्रस्तावित सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के बारे में लिखा गया, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं। पहला है, यह भारतीय रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट पर एक परिसंपत्ति के रूप में दिखाई देगा, नहीं, ये परिसंपत्ति के रूप में दिखा करके ये जो है क्या बोलते हैं इसको, ये एक लाइबिलिटी के रूप में दिखाई देगा, ना कि एक एसेट यानी परिसंपत्ति के रूप में दिखाई देगा, इसलिए ये बात गलत है। क्रिप्टो करेंसी के विपरीत इसका मूल्य खनन आधारित होने के बजाय एल्गोरिदम आधारित होगा, ये बात सही है। यह विधि मान्य होगी जो बैंक द्वारा जमा किए गए धन में परिवर्तन नहीं होगी, तीसरी बात भी सही है, तो 2 और 3 ही सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा काला नमक चावल निम्नलिखित में से किस राज्य का भौगोलिक संकेतक है, यानी जीआई टैग है। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये उत्तर प्रदेश का चावल है, जो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, ठीक है। इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो है समान उत्पाद के रूप में सम्मानित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में एक आकांक्षी जिले के रूप में भी नामित है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं। पहला लिखा गया है कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 ईयर्स
निर्धारित की गई है। देखिए, पहली बात तो यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए आयु से संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं है, इसलिए ये बात तो यहीं पे गलत हो जाती है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये मैंने आपको बताया अभी को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग का पहला मामला जस्टिस वी रामास्वामी से संबंधित था, ये बात सही है। तो दूसरा और तीसरा ही सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। बेहतर पहुंच और सर्वोच्च उत्कृष्टता ईज सुधार किससे संबंधित है? ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके अंतर्गत जो है सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उन संयुक्त रूप से उनके संदर्भ में 2018 में ईज योजना को शुरुआत किया गया। इंडियन बैंक एसोसिएशन की ओर से, यानी IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा इसे तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य परिसंपत्ति गुणवत्ता, ग्राहक सेवा और डिजिटल क्षमताओं में सुधार के लिए जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में उनके नए युग के सुधारों को बढ़ावा देना है, ठीक है। और एक ईज 1.0 भी शुरू हुआ था, जिससे पारदर्शी रूप से NPA के समाधान में पब्लिक सेक्टर के जो बैंक में उनके प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार करने पर ध्यान दिया गया था। और ईज 2.0 का जो मुख्य नींव है वो एक ईज 1.0 की नींव पर बनाया गया था और सुधार प्रक्रिया को अपरिवर्तनीय बनाने के साथ साथ जो है मजबूती प्रदान करने और प्रभावी बनाने के लिए जो है प्रमुख कार्य सुधार कार्य किए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। इनमें लिखा गया लाख पौधों द्वारा स्रावित राल होती है। लाख पहली बात तो एक प्रकार का जीव होता है, उसके द्वारा स्रावित ये राल होती है, ना कि पौधों द्वारा, ठीक है। इसलिए ये बात तो गलत हो जाती है। राल जो होती है ये कीट एक होता है जिसमें बबूल, बरगद, पीपल, कुसुम और पलाश के पौधों पर पनपता है। दूसरा लिखा गया भारत विश्व का शीर्ष लाख उत्पादक देश है। यह मलेशिया और थाईलैंड के बाद जो है भारत तीसरा सबसे अधिक उत्पादक देश है, इसलिए ये बात भी गलत हो जाती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों बातें गलत हैं, ठीक है। कच्चे माल के रूप में लाभ की सहायता से जो है उत्पादित महत्वपूर्ण उत्पाद चिपकने वाले विद्युत इंसुलेटर के रूप में ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स और नेल पॉलिश इत्यादि प्रकार के स्याही बनाने के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। तो भारत में चुनाव चिन्हों के आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सही नहीं हैं, ठीक है। पहला लिखा गया है कि केवल राष्ट्रीय दल ही पूरे देश में इसके उपयोग के लिए एक चिन्ह के रूप में इसका दावा कर सकते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा लिखा है कि एक राज्य में उच्च न्यायालय अपने नाम और चिन्ह पर दावा करने वाले प्रतिद्वंद्वी दलों के बीच विवादों का निर्णय करता है। ये उच्च न्यायालय नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में ये बात सही होती है, इसलिए ये बात गलत होती है। और सही हमें बताना था कि कौन सी बात गलत है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चुनाव चिन्हों के आवंटन के संबंध में थोड़ा आप जानते हैं। चुनाव चिन्ह आवंटन आदेश 1968 चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को जो है मान्यता देने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार देता है, ठीक है। और चुनाव चिन्ह आवंटन आदेश 1968 ये भी कहता है कि इसका आर्टिकल 15 कहता है कि चुनाव आयोग प्रतिद्वंदी समूहों या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के वर्गों के बीच विवादों का फैसला कर सकता है और इसके लिए नाम चुनाव चिन्ह पर दावा कर सकता है। इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ना होकर के क्या होगा, चुनाव आयोग होगा, ठीक है। और ये चुनाव चिन्ह के अलावा और भी जो दूसरे विवाद होते हैं उनके संबंध में अगर कोई निर्णय करना है तो वो तब सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेशों से निर्मित वस्तुओं के बदले में कच्चे माल और खाद्य पदार्थों का निर्यात शुरू कर दिया था। ये बात यहीं पे गलत होती है, क्योंकि यूरोपीय देशों ने अपने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थों और कच्चे माल के आदान प्रदान के लिए निर्यात शुरू किया था, ना कि बदले में, ठीक है। प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते यानी गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को 1995 में WTO के रूप में रूपांतरित किया गया था। हाँ, ये बात सही है। हमें बताना था कि कौन बात सही नहीं है, तो पहला है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शपथ मुख्यमंत्री के आधिकारिक शपथ ग्रहण का हिस्सा नहीं है। पहला है कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा, ये बिल्कुल है। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना, ये भी है।
श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करना, ये भी है। संविधान और कानूनों को बनाए रखना, ये जो है मुख्यमंत्री के आधिकारिक शपथ ग्रहण का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। यहाँ पर औद्योगिक केंद्र दिया गया है और उन औद्योगिक केंद्र में किन वस्तुओं का, किन उपकरणों का निर्माण किया जाता है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही युग्म है। ठीक है, अम्बाला वैज्ञानिक उपकरण का निर्माण किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। मोदीपुरम में वस्त्र का निर्माण किया, नहीं, ये भी बिल्कुल बात सही है। मुरादनगर जो है आयुध के संबंध में सही है, न कि मध्यशाला निर्माण, इसलिए ये बात गलत है। और मोहन नगर ये मध्यशाला निर्माण के लिए, इसलिए ये भी बात गलत है। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गए। आयुध का मतलब है जहाँ पर युद्ध से संबंधित जो है वस्तुओं का निर्माण और निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो दो ही युग में सही सुमेलित थे, तो इसका ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत से संबंधित सवाल पूछा गया और बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं। यह अवधारणा ब्रिटिश लोक विधि से ली गई है, जिसके तहत क्राउन किसी भी समय किसी भी रोजगार में संलग्न व्यक्ति को सेवाओं से मुक्त कर सकता है, ये बात सही है। किसी लोक सेवक को उसके विरुद्ध लगे आरोपों पर सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना सेवा से नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, ये बात गलत है। प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि वो उसी की कृपा मात्र से ही जो है उस संबंधित पद पर जो है पदस्थ है। ठीक है, इसलिए बात गलत है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत की वापसी विधानसभा द्वारा मंत्रिमंडल का समर्थन वापस लेने के साथ होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा ही सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आर्टिकल 310 में कहा गया है, ये सारी बातें जो भी लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। इसमें कहता है कि भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन, भारतीय संविधान पहला संशोधन जो है 1951 में किया गया था और ये किस संबंध में, किससे संबंधित था, ये मद्रास बनाम चंपकम दोराई-राजन वाला मामला था। ठीक है, और पहला कथन कहता है इसके माध्यम से भारतीय संविधान में 9th शेड्यूल जोड़ा गया था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, 9th शेड्यूल जोड़ा गया था। इसमें आर्टिकल 31 के साथ साथ जो है इसके 31A और 31B, ये दो आर्टिकल और जोड़े गए थे। ठीक है, और दूसरा ये संविधान संशोधन में मद्रास बनाम श्री चंपकम दोराई-राजन मामले में चुनौती दी गई थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, तो दोनों बातें यहाँ पे सही हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में पूछा गया है, बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं। पहली बात तो जानते हैं अल्जाइमर रोग होता क्या है। यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी मस्तिष्क से संबंधित विकार है जो मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को नष्ट करता है। इसमें रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, उसकी निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है और स्वभाव में उसकी जो है लगातार परिवर्तन होता रहता है। यह वृद्ध वयस्कों में ज़्यादातर डिमेंशिया का सबसे आम कारण होता है, यानी डिमेंशिया के बाद ही अल्जाइमर जैसा डिजीज़ जो है देखा जाता है। ठीक है, पहला कथन लिखा गया कि यह रोग मस्तिष्क की कोशिकाओं में प्रोटीन के असामान्य निर्माण का कारण है, ये बात बिल्कुल सही है। यह एक लाइलाज बीमारी है, इसके संबंध में क्या है, ये भी बिल्कुल बात सही है। अभी इस तक इसका जो है कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में इस रोग के होने का अधिक खतरा रहता है, नहीं, महिलाओं की तुलना में नहीं, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इस रोग के होने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक है, ना कि पुरुषों में। तो तीसरी बात गलत है, तो दो बातें सही हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। यहाँ जनगणना के संबंध में बातें लिखी गई और बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं। पहला है संविधान में प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा में सीटों के आवंटन के में पुनः संयोजन अनिवार्य है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। राज्यों को लोकसभा में सीटों का वर्तमान आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, ये भी बात सही है। राज्यों में लोकसभा में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान आकार वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित है, ये भी बात सही है। तीनों बातें यहाँ पे सही हैं, तो डी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 ट्रक फार्मिंग से संबंधित है। जो किस विशेष उत्पाद की कृषि करते हैं, इसमें सब्जी की को जो है उगाया जाता है, यानी सब्जी की कृषि की जाती है, तो बी इसका राइट आंसर है। इसमें जो है अधिक मुद्रा जनित ये फसलें होती है, जैसे सब्जियां, फल, पुष्प की खेती की जाती है, जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। ठीक है, इन कृषि क्षेत्रों का आकार जो है बहुत छोटा होता है एवं खेत अच्छे यातायात साधनों के द्वारा नगरीय केंद्रों में ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं।
हाई यील्ड वैरायटी वाले जो बीज होते हैं, उर्वरक, कीटनाशकों का प्रयोग, ग्रीन हाउस और कृत्रिम हीटिंग के उपयोग पर इसमें ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के संबंध में पूछा गया सवाल है। यहाँ पे लिखा गया वरिष्ठ अधिवक्ता। ठीक है, पहली बात तो जानते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता होते कौन हैं। ये ऐसे अधिवक्ता होते हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता की मान्यता दी जाती है। और न्यायालय किसी भी अधिवक्ता जो उसकी नज़र में विधिवेत्ता हो, अच्छा विधिवेत्ता हो, कानूनी मामलों का जानकार हो, संविधान का विशेष ज्ञाता हो और बार की सदस्यता प्राप्त हो उसे, तो उसकी सहमति से जो है उसे वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा दिया जा सकता है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता जो है सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना या भारत में किसी अन्य न्यायालय या न्यायाधिकरणों में एक कनिष्ठ के बिना उपस्थित होने का हकदार नहीं है। उसी के संबंध में ये बात लिखी गई है, दूसरी वाली बात। तो ये दूसरी वाली बात तो सही है। ठीक है, और जो पहला कथन लिखा गया है उसके संबंध में देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि केवल वरिष्ठ अधिवक्ता ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई मामला या दस्तावेज दायर करने के लिए हकदार है। नहीं, इसी संबंध में ये बात गलत होती है। तो केवल एक ही बात सही है, तो इसका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केवल इस प्रकार के अधिवक्ता ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं एवं अपील दायर कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही जो है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई मामला या दस्तावेज दायर करने के लिए हकदार है, ना कि वरिष्ठ अधिवक्ता। ठीक है, और जो अन्य अधिवक्ता होते हैं वे अधिवक्ता जिनका नाम जो है अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत किसी भी राज्य के बार काउंसिल में दर्ज होता है और वे सर्वोच्च न्यायालय में किसी पक्ष की ओर से जो है किसी भी मामले में पेश हो सकते हैं और बहस कर सकते हैं, लेकिन इन्हें उच्च न्यायालय में कोई भी दस्तावेज या मामला दायर करने का अधिकार नहीं होता है। मामला और दस्तावेज दायर करने का अधिकार केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होते हैं उन्हीं को जो है ये हक दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है 70 क्वेश्चन। बाकी के 30 क्वेश्चन हम जो है अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।